हेलो एंड वेलकम टू कोटा ग्रुप। पिछली क्लास में हमने क्यू वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, इसका हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था और साथ साथ में हमने क्या किया था, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया था। अगर चार्ज दिया रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या ग्राफ दिया रहा है क्यू वर्सेस टी का, और वैसे ही हमने देखा था कि अगर करंट दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं, अगर करंट और टाइम का अगर ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ से हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सपोज करो कि ग्राफ दिया हुआ है आई वर्सेस टी, टी सेकेंड में है और करंट किस में है, एम्पियर में। और ग्राफ कुछ ऐसे है। ये जो पोजीशन है 4 सेकेंड, ये जो पोजीशन है 8 सेकेंड, और ये मान लो 12 सेकेंड है यहाँ पे, और यहाँ ये 0 सेकेंड। ये जो वैल्यू है करंट का इस पोजीशन पे वो हमने दे दिया यहाँ पे 20 एम्पियर। एम्पियर दिया है ऐसे भी तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली करंट और टाइम का है, तो करंट और टाइम ग्राफ में क्या होता है, उससे क्या मीनिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है। करंट और टाइम का ग्राफ दिया था, इस केस में करंट और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो टोटल चार्ज अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, डीक्यू को हम ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू करते हैं। कैसे डीक्यू, मतलब डीक्यू का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी टी टाइम पे अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे ऐसे, राइट, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो हो जाएगा, इसकी जो एरिया होगी वो डीक्यू के बराबर होगी। और डीक्यू होगा इस इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आई इंटू डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही डीक्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आई डी टी को इंटीग्रेट के बराबर कर देंगे इसको हम, और ये क्या देगा, टोटल एरिया अंडर टोटल एरिया गिव्स, ठीक है, टोटल अंडर टोटल एरिया गिव्स टोटल चार्ज, राइट, गिव्स टोटल चार्ज। वही अगर निकाला टोटल चार्ज, तो यह तो फर्स्ट हो गया टोटल चार्ज कैसे निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर निकालना होगा 0 से 12 सेकंड के लिए निकालना है। मान लो यहाँ पे फाइंड टोटल चार्ज ड्यूरिंग 0 से 12 सेकंड, तो 0 से टोटल चार्ज 0 to 12 सेकंड के लिए निकालना हो तो क्या होगा, टोटल एरिया मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एरिया को। ये ट्राइंगल है, फिर यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, अच्छे से बोलो, और ये क्या एक तरह से यहाँ पे ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट कितना है इसका 20, प्लस ये कितना हो जाएगा, अगेन ये क्या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, या लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये इसका ये 8 है, यहाँ से 8 और यहाँ से आज 4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 4, तो हो गया 4 इंटू हाइट अगेन क्या है 20, प्लस ये एरिया कितना होगा, ये भी लेंथ कितना है, ये 8 है, 12 तो हो जाएगा 4, और ये क्या है 20, तो हो गया हाफ, क्योंकि ट्राइंगल है तो हाफ हो जाएगा 4 इंटू 20। तो टोटल एरिया जो आएगा वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा कूलम्ब्स में, क्योंकि सब क्या इसमें एसआई में। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 40 कूलम्ब्स, प्लस ये कितना हो जाएगा 80 कूलम्ब्स, प्लस ये कितना हो जाएगा अगेन 40 कूलम्ब्स। तो इसको अगर हम सम करें कितना आ जाएगा 160 कूलम्ब्स। चार्ज क्या होगा 0 से 12 सेकंड के ड्यूरेशन में फ्लो करेगा। वही आपसे कोई और पूछेगा कि नहीं मुझे बताओ 0 से लेके मान लो कि 5 सेकंड तक, तो 0 से 5 सेकंड तक पूछे कोई कि फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 0 to 5, तो सिर्फ 5 सेकंड तक ही आपको एरिया निकालना है। कोई पूछेगा कि नहीं मुझे चाहिए 6 to 8 सेकंड, तो 6 to 8 सेकंड, ठीक है, 6 यहाँ जहां भी होगा यहाँ पे 6 हो गया,
राइट 4 यहाँ बीच में आएगा 6, तो 6 से 8 सेकंड के बीच में जो एरिया आएगा, राइट 6 से 8 सेकंड के बीच में जो एरिया आएगा, सिर्फ वही एरिया आपको बताना है, वही टोटल एरिया टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कहाँ से कहाँ पूछा है, उससे हम यहाँ से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा इसमें आपसे एवरेज करंट पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट पूछ सकता है। वैसे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या बता सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली दिया हुआ है, ये हर एक टाइम पे आप जितना होगा यहाँ पे, जिस टाइम में पूछेगा उस टाइम पे आप करंट की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस करंट ही होगा। इससे 4 सेकंड पे बात करें तो 4 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, 20 एम्पियर। 5 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 7 पे भी होगा, इवन 4.1 सेकंड पे भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट 20 एम्पियर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ क्या करंट इंक्रीज कर रहा है, एज टाइम पासेस करंट क्या इंस्टेंटेनियस करंट इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अप टू 8 to 12 सेकंड करंट का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो 20 से कम होते होते 12 सेकंड पे 0 हो जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि फाइंड आई एवरेज, और एवरेज जब भी पूछेगा तो कोई ना कोई ड्यूरेशन देगा, टाइम ड्यूरेशन। तो आई एवरेज पूछ दिया इसमें, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, या पूछ सकते हैं आपसे क्या, फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड, या फ्रॉम 8 to 12 सेकेंड पूछ सकता है, या फ्रॉम 0 to 12 सेकेंड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी ड्यूरेशन दे सकता है इसमें। तो सिर्फ मैं इसमें एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे पता है क्या, हम जानते हैं आई एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, या फिर इसी को लिखते हैं हम क्या, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज अगर बात करें हम 0 to 4, तो 0 to 4 कितना आया था टोटल चार्ज, 40 कूलम आया था। तो 40 कूलम डिवाइड बाई 4 सेकेंड, तो हो गया 4 सेकेंड, यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा कितना, 10 एम्पियर। क्लियर हो गया, तो ये हो गया 10 एम्पियर। वैसे ही ये आई डी टी का भी इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा कि आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, वो निकालने के बाद से ये आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ डायरेक्टली आई दिया नहीं हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इससे बेटर रहेगा ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह से आप 0 to 4 to 8, 8 to 12 एंड 0 to 12 निकाल सकते हो। अब इसके बाद से मैं बात करूं इस पे आई आर एम एस कैसे पूछ सकता है, इसीलिए क्या करूं मैं, आई आर एम एस लगा दूं, फाइंड आई आर एम एस, फाइंड, अगर मान लो इसी में आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट अगर पूछे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड सो ऑन 0 to 12, तो इस केस में भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी, देखो यहाँ पे जितने भी पार्ट वाइज कर सकते हो फंक्शन को, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन, तो ये और ये तीनों मिला के एक फंक्शन नहीं बना सकते। तो हम जहाँ पे ग्राफ चेंज करेगा डिस्क, एक तरह से जहाँ पे ग्राफ चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ चेंज किया, फिर यहाँ से यहाँ चेंज किया, तो इस ग्राफ के हर एक पार्ट को हम आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करूं फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4 के लिए आई आर एम एस कैसे निकालेंगे, तो आई आर एम एस जो होगा फ्रॉम 0 to 4, इसके लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पिछले क्लास में लिखवाया था फॉर्मूला इसका, आई स्क्वायर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन डी टी। और अगर 0 to 4 है तो यहाँ 0 to 4 लगा देंगे दोनों जगह, अगर 4 to 8 है तो जो दिया होगा टाइम वही टाइम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ आती है कि आई कितना होगा, आई क्या है, एज अ कांस्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ कांस्टेंट तो नहीं है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ कांस्टेंट है, और कितना कांस्टेंट है वो है 20 यहाँ पे, राइट 20 एम्पियर। तो इसके लिए तो भाई हमें आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ आपको 0 to 4 में निकाल के दिखा रहा हूँ, राइट। अब मुझे आई निकालना है इसके लिए, तो यहाँ आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूंगा, तो जिसने भी अभी तक बेसिक मैथमेटिकल टूल नहीं देखा स्ट्रेट लाइन का, या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे निकालते हैं, तो ग्राफ से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो काइंडली वो मेरा वीडियो वॉच करें। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सा, अगर अभी पढ़ा नहीं हो आप लोग,
सिंपल से याद रखो कि कोई अगर फंक्शन दिया है ऐसे, अगर मान लो y है और ये x है और यहाँ से स्टार्ट ग्राफ कुछ ऐसे है और ये मान लो y1 है और ये क्या है, मान लो यहाँ पे y2 है और यहाँ से यहाँ कितना है x2 है, x नॉट मान लिया, यहाँ से यहाँ कितना x नॉट मान लिया, ये y1 लेंथ है और ये y2 लेंथ है यहाँ से, ठीक है, y2 लेंथ। और इस y एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू, लिखते हैं डायरेक्टली लिखना होता है एक स्ट्रेट लाइन, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x नॉट इंटू x प्लस y1, ठीक है। ये अगर आप लेक्चर मेरा पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे लिखा। वैसे भी इसका इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, पहला पॉइंट है यहाँ पे 0 y1 और ये पॉइंट कैसा होगा, ये होगा x नॉट y2। तो अगर 2 पॉइंट्स दिया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसी का यूज करके हमने क्या किया, ये इक्वेशन को ड्राइव किया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर यहाँ बात करें कि i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है मुझे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हमें ये i इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, सीधे सीधे i इक्वल टू हो जाएगा 20। कांस्टेंट है यहाँ पे, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, बट ये डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए i लिखेंगे हम क्या यहाँ पे, i एज अ फंक्शन ऑफ t। देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो हो गया, इसके लिए y1 हो गया 0, तो यहाँ हो गया 0 0, बस y2 लिखना है, y2 अपॉन x नॉट, x नॉट क्या है, x का लंबाई यहाँ पे, तो हो गया 20। i इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, y की जगह पे i यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन x नॉट कितना आएगा 4 इंटू t, x की जगह पे वो t, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे i इक्वल्स टू, ये 5 टाइम होगा तो 5t, राइट। तो i एज अ फंक्शन ऑफ t मुझे मिल गया यहाँ पे, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। तो आई गेट 5 थी तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 के लिए 0 to 4 लिखा है यहाँ पे, 0 to 4। याद रहे ये जो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो लिखे हैं 5t, वो सिर्फ 0 to 4 के लिए वैलिड है, 4 to 8 या फिर 8 to 12 इसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ इसी पार्ट के लिए वैलिड है। क्लियर, इसके लिए इक्वेशन कुछ और हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ बात करें हम, ये कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 25 कांस्टेंट है बाहर, और टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3, हो गया टी क्यू अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक 0 to 4 डिवाइड बाय ये क्या होगा इंटीग्रेशन डी टी, टी हो जाएगा कहाँ से कहाँ 0 to 4 हो गया, ये भी 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस एक बार 4 रख के यहाँ पे एक बार 0 रख के, वो आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर में। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व द IRMS। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आई का इक्वेशन में बता दे रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए आई क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, y2 माइनस y1। याद रखे y2 क्या था, तो वो यहाँ वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे पहला वाला जो सबसे जहाँ x कम होता है उसको x1 y1, और जब x जिससे बड़ा होता है उसको x2 y2 लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा x1 y1 होगा, ये पॉइंट क्या होगा 8 20, और ये x2 y2 क्या होगा 12 0। इसके लिए i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे निकालना है, i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसलिए स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। आपको जानना जरूरी है कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर इक्वेशन दिया है, या फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं अगर ग्राफ दिया हुआ है। तो इसके लिए बात करें तो ये हो गया, कुछ भी मान सकते हो x1 y1, कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वो फॉर्मूला, इसके हिसाब से y माइनस y1 मान लीजिए क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है। इस केस में y माइनस y1 कितना होगा, y1 हो जाएगा मेरे यहाँ पे 20 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 12 माइनस 8 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे माइनस 8। इसको सॉल्व करो तो आएगा y माइनस 20 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 12 20 अपॉन ये कितना आएगा 4 x माइनस 8। यहाँ से मैं कट किया 5 टाइम्स, y माइनस 20 इक्वल हो गया माइनस 5x प्लस 40
राइट, ये -20 को भेज दो इधर, तो हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू -5x प्लस 60, राइट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन यहाँ पे -5x प्लस 60। अब y क्या यहाँ पे i है और x क्या यहाँ पे t है, तो हो गया i इक्वल्स टू -5t प्लस 60। तो हो गया मेरा इक्वेशन i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब i एरवेस के जो था इक्वेशन, उसका फॉर्मूला उसमें हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा फ्रॉम 8 to 12। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब नए तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे उसमें। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वहां से आपको निकालना है करंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, ये क्या है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। हमने क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन या होल्स अगर रेट दिया है, किस रेट से पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से किसी कंडक्टर में, तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, कितना होगा। या फिर अगर चार्ज दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो कैसे निकालते हैं, या फिर ग्राफ दिया है Q वर्सेस T का तो कैसे निकालते हैं करंट, या उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। और हमने देखा अभी I वर्सेस T या फिर I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो हम कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स को निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है इसमें। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, इस केस में कैसे निकालते हैं करंट को, सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। हम जानते हैं I इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और I की वैल्यू क्या होते हैं, हम जानते हैं dq अपॉन टी। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, टोटल करंट को या टोटल कितना करंट उसमें कंस्टिट्यूटेड है। एक बात आप समझ लो, चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है, करंट क्या होता है, जनरेट होता है, एक तरह से डेवलप होता है उसमें। चार्ज फ्लो करता है, करंट क्या होता है, एक तरह से इवेंट, एक तरह से, ठीक है। तो इवेंट्स, और ये किसी पर्टिकुलर हर एक क्रॉस सेक्शन पे होता है किसी भी कंडक्टर के, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, जनरेट होता है या डेवलप होता है। अब हम बात करें यहाँ पे I इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन दिया I dq अपॉन टी। और अगर सर्कुलर केस दिया हुआ है, इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन हो रहा है उस केस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली बताया था, ये होता है dq अपॉन कैपिटल टी हो जाता है, और कैपिटल टी क्या हो जाता है यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस अगर रोटेशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो हम ये वाला यूज करके निकल जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। सपोज करो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन y एक्सिस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कूलम्ब पर मीटर, और ये x जो है वो क्या है, वो पोजीशन को दिखा रहा है। और पोजीशन मान लो कंडक्टर जो है, कंडक्टर ये जिसका लेंथ l है, इसको हम क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कंडक्टर जो है ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और x जो लेंथ ये दिया है x, ये क्या है, इस एक्सिस से मेजर किया जा रहा है ये x। और ये टोटल लेंथ जो कंडक्टर का कितना है, वो l लेंथ है, l लेंथ का कंडक्टर है। और x जो मेजर करेंगे हम वो कहाँ है, यहाँ से इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम मेजर करेंगे। और यहाँ पे इस कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, λ1 है, और ये क्या है, λ2 है, और ये हो गया मेरा कंडक्टर का लेंथ, तो ये होगा टोटल लेंथ l। यहाँ से आपको बताना है कि कितना करंट कंस्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। अगर ये कंडक्टर रोटेट करेगा, ऑब्वियसली जब रोटेट करेगा तो चार्ज, इस पे चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो चार्ज जब जैसे ही मोशन में आएगा देयर विल बी अ करंट, राइट। तो करंट क्या होगा, डेवलप होगा। उसी करंट को बताना है कितना करंट डेवलप करेगा। तो इस केस में I बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे इस केस में, I इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, हम जानते हैं रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, चार्ज रोटेशन में है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रोटेशन में है, तो हो जाएगा
डी क्यू अपॉन, ऐसे लिख सकते हो आप, टोटल करंट कंस्टिट्यूटेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि ये क्या है, रोटेशन का यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ डी क्यू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैम्डा है, अगर मान लें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैम्डा है, तो ये क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एक्स, राइट। इस केस में डी क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी क्यू हो जाएगा मेरा लैम्डा डी एक्स और कैपिटल टी हो जाएगा मेरा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा गया ऊपर, अब इसको यहीं रखने देते हैं, यहां से ओमेगा गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा लैम्डा डी एक्स अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा डी एक्स। अब लैम्डा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इस कंडक्टर का है वो कितना है, उसके लिए ग्राफ भी यहाँ पे कि अगर लेंथ 0 है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 है, और लेंथ जैसे ही बढ़ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैम्डा की वैल्यू जो है इंक्रीज करते करते लैम्डा क्यू तक हो जा रही है एट द एंड यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लैम्डा 1 है और यहाँ पे क्या हो, लैम्डा 2 हो जा रहा है। इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी कर रहा है, उसके लिए आपको लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कैसे इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन एल इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा 1, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया लैम्डा का, और इस लैम्डा को यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा 1, ये हो गया मेरा टोटल लैम्डा का फंक्शन इंटू क्या यहाँ पे dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन यहाँ अंदर जाएगा, फिर इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हो गया इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा 2, और कहाँ से कहाँ तक 0 to x, ठीक है, 0 to x करना है यहाँ पे, सॉरी 0 to l, x की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो क्या l है, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा 1 में कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 x, और कहाँ से कहाँ तक, ये 0 to l तक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, वही हो जाएगा इसका टोटल करंट कंस्टिट्यूटेड। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, हल्का सा थोड़ा सा इजी रहेगा, ऐसा ही रहेगा बस थोड़ा सा इजी। ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कोई दिया है, डिस्क दिया है, मान लो एक डिस्क है यहाँ पे, यहाँ डिस्क दिया है, ये डिस्क क्या है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और एक्स जो लेंथ है, मान लो किसी इस डिस्क का जो चार्ज जो दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्म दिया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है इस डिस्क का, वो दिया है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो क्या दिया है, आर दिया हुआ। क्लियर, बात समझ में आया। देखो एक डिस्क है जो ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इस डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, और इस डिस्क में जो चार्ज है उस चार्ज डाले के दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू दिया है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, राइट। अब मुझे निकालने आते हैं, फाइंड द करंट कंस्टिट्यूटेड, फाइंड आई। तो ऑब्वियसली क्या है, रोटेशनल केस है, इस केस में फॉर्मूला लगाएंगे वही, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन कैपिटल टी, राइट। क्योंकि कैपिटल टी टाइम अगर बात करें यहाँ से, अगर कैपिटल टी टाइम में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा रोटेट कर जा रहा है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज कितना इस पार्ट से, मान लो अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल टी टाइम में जितना भी चार्ज होगा उसका एक बार कंप्लीटली रोटेट कर जाएगा, तो कितना चार्ज पास करेगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम, कैपिटल टी यहाँ पे। तो यहाँ डी क्यू क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी ए सॉरी, सिग्मा डी ए
क्योंकि यहाँ क्या है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा डीए हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या था, डी क्यू अपॉन डीएस। डीएस लिखो या डीए, चलो डीएस लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से टोटल चार्ज कैसा आएगा, एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा सिग्मा डीएस, राइट। डीएस क्या है, एलिमेंट्री एरिया है। एलिमेंट्री एरिया कैसे लेंगे, तो यहाँ से एक्स पे हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, और एक्स पे डीएक्स एलिमेंट लेते हैं, और डीएक्स एलिमेंट जब लेंगे तो ये कुछ ऐसा एलिमेंट कटेगा। ये बहुत ही थिन होता है, बस दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे थिक दिखा रहा हूँ। तो एक्स लेंथ पे डीएक्स एलिमेंट हमने लिया, और डीएक्स एलिमेंट का जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, वो हमने मान लिया डीएस, और डीएस की जो वैल्यू होगी कितना होगा, इसका स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, देखो ये डिस्क के फॉर्म है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स। अगर इसको ओपन करें यहाँ से, कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई एक्स, और ये लेंथ कितना होगा, dx लेंथ के बराबर, राइट। तो हो जाएगा 2 पाई एक्स dx इंटू 2 पाई एक्स dx इज द सरफेस एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया। अब यहाँ पे सिग्मा कैसे दिया, यहाँ पे सिग्मा दिया है सिग्मा नॉट, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है एक्स पे, तो हो जाएगा सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स की जो वैल्यू है कितना हो गया, 2 पाई एक्स dx। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम 0 टू r। अब इसके बाद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है कांस्टेंट, तो सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पे, x इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब dx 0 टू r। इसको इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, और x क्यूब कितना हो जाएगा, x टू पावर 4, x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, कहाँ से कहाँ, 0 से r तक। तो जब इसे एक बार इसमें क्या करेंगे, r पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, और एक बार क्या होगा -0 करेंगे तो बचे कितना, r टू द पावर 4। इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये 2 से कटा यहाँ पे, तो आ गया पाई सिग्मा नॉट r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2, और i है तो क्या हो जाएगा, सब कुछ इसमें क्या है, SI में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो ये था कुछ एग्जांपल्स। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो करंट कैसे निकालोगे उसके लिए। पिछले क्वेश्चन में एक जगह मैंने मिस्टेक किया है, काइंडली इसको करेक्ट कर ले आप। वहां पे मैंने क्या किया था, I इक्वल्स टू dq अपॉन कैपिटल T, इसको मैं मिस कर दिया था वहां लिखना। इसको मैं लिख दिया था यहाँ पे सिग्मा ds अपॉन, यहाँ कैपिटल T मिस कर दिया था, तो उसको आप लिख लेना। कैपिटल T कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T 1 बाई कैपिटल T बाहर, और सिग्मा ds। बाकी सब आंसर वही रहेगा, आपने जो आंसर निकाला वो इतना इसी का सिर्फ है, कैपिटल T बस वहां डिवाइड कर देना आपसे। कैपिटल T की वैल्यू क्या है, 2 पाई ओमेगा, तो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इसकी जो वैल्यू है कितनी आई थी, वो आया था पाई इंटू सिग्मा नॉट r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा मेरा एम्पियर। थोड़ा सा मिस्टेक था वहां पे, आप इसको करेक्ट करें। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर बाद में हम डिटेल में बात करें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर के बारे में, बट अभी आप बस थोड़ा सा इसका नॉलेज ले लो कंडक्टर क्या होता है। देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं बल्क में या किसी वायर में। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर, या सिंपली कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, राइट, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। सो कंडक्टर इट कैन निकाल देना यहाँ पे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बारे में। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इससे पहले मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज कंडक्टर, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। वैसे आप जानते हो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो करा सके, या करंट अगर फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अंदर,
तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से या चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। अ मटेरियल विच अलाउ चार्ज या करंट बोलो टू फ्लो, सिंपल सा है। अब देर हम बात करते हैं कि जो भी मटेरियल है वो क्या हो सकता है, थ्री तरह का हो सकता है, थ्री टाइम्स का। या हो सकता है वो सॉलिड हो, या सॉलिड लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो सॉलिड में जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाइल लिक्विड या गैस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें करंट जो फ्लो करता है, करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस जो भी हो सकता है। क्लियर। अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर का, तो उसमें क्या होता है, होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को फ्लो कराने में। तो अभी आप बस इतना जानो कि करंट फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या होल्स हो सकते हैं, राइट। तो इस केस में बस इतना जानो कंडक्टर क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कोई अगर कंडक्टर हम ले, सिंपल सा, अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसमें मूव कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, या चार्ज कैसे फ्लो करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में, राइट। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड आएगा। तो ड्रिफ्ट को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो ये क्या है, एक रिवर है, राइट। ये एक रिवर है, और रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो भी क्या है, वो समझो वो रुका हुआ है। ठीक है, रिवर में पानी कभी रुकता नहीं है वैसे, बट एब्ज्यूम करो क्या है, पानी यहाँ पे इसमें रुका हुआ है, पानी स्टिल है, मूव नहीं कर रहा है, राइट। इस केस में अगर मान लो आप यहाँ से, मान लो आप तैराकी करते हो, तो यहाँ से अगर एंटर करोगे पॉइंट ए से, तो क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे आप मिलोगे, यहाँ पे आओगे, कुछ टाइम बाद से यहाँ आ जाओगे। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो तो कुछ देर बाद से क्या होगा, आप यहाँ आ जाओगे, और ये जो लाइन होगा कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अगर आप इस लाइन में अगर वी से जाते हो तो, राइट। तो इस केस में जहां यहां से स्टार्ट किया, तो जस्ट उसके जस्ट सामने, राइट, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। अगर सीधे गए हो तो क्या होगा, आप सीधे यहाँ पे पहुंचोगे अपोजिट पॉइंट पे। इस केस में बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। और अगर मान लो इस केस में वाटर भी क्या कर रहा है, वाटर का भी फ्लो जो है डाउनवर्ड्स है, और वो भी उसका भी क्या है, स्पीड मान लो कुछ वी ऐसा है, नीचे की तरफ जैसे ही स्पीड, वाटर का स्पीड क्या है, डाउनवर्ड्स है। तो जैसे आप यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आप ऐसे ड्रिफ्ट कर जाओगे। आपको जाना था जस्ट अपोजिट यहाँ पे, अब यहाँ पे ना जाके आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओगे। तो इस केस में क्या हुआ, आपको यहाँ जाना था और यहाँ आ गए, तो इतना लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या, इसको, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते ड्रिफ्ट। आप यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर गए हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। इस केस में ड्रिफ्ट हुआ है, राइट, जीरो ड्रिफ्ट नहीं है इस केस में। अगर मान लो वाटर इधर जा रहा होगा तो आप ऑब्वियसली ड्रिफ्ट इधर जाएगा। तो जिधर वाटर फ्लो कर रहा है तो नेट वेलोसिटी नीचे होगा, अगर वाटर ऊपर जा रहा है तो नेट वेलोसिटी ऊपर जाएगा। इस केस में आप यहाँ ड्रिफ्ट कर जाओगे। तो यहाँ से यहाँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। या फिर सिंपल सा आपसे कहूँ कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कि ओरिजिनल पोजीशन जो था उससे डेविएट करना भी क्या है, तरह से ड्रिफ्ट कहलाएगा। इस केस में मैंने अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए दो पार्ट यहाँ बनाया हुआ है। एक तो वो है, ये एक कंडक्टर है, इस केस में भी एक कंडक्टर मैंने लिया है। इस केस में कंडक्टर को मैंने क्या किया है, जो एल लेंथ का है उसको मैंने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड किया है। इस केस में इसको फ्री स्टेट में छोड़ा हुआ है। वैसे तो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनका नंबर क्या होता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस। हाइपोथेटिकली कहें उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सकता है अगर वो एक्सटर्नल सोर्स लगाए तो। अब मैं बात करूं, फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना है फिर से। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया, एक कंडक्टर जिसका लेंथ एल है उसको दोनों साइड लिया हमने। ये केस में क्या किया है, इसे एक्सटर्नल सोर्स से मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, और इस केस में हमने क्या किया, इसको बैटरी, बिना बैटरी के, या फिर इसको हमने फ्री स्टेट में छोड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनका नंबर क्या होता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस होता है, बहुत ही कम
वॉल्यूम में या बल्क में। तो हाइपोथेटिकली कहें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री टू मूव या बल्क में मूव करते रहते हैं। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर वो फ्री स्टेट में है कंडक्टर, इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मोशन में रहते हैं। जैसे कोई भी गैस पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सनलाइट में उसको देखते हैं तो रेंडमली मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है, जिग जैग फैशन में। वैसे ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये डायरेक्टली यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ बल्क से टकराएगा, बल्क मतलब एटम से किसी से टकराएगा और फिर ये इधर चला जाएगा। फिर ये इसका पाथ क्या होगा, किधर से कहाँ जाएगा, हमें यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं रहता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। ये रेंडमली हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, या फिर इसको बोलते हैं जो भी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जो आ रहा है, जो वेलोसिटी का, उसको बोलते हैं रैंडम वेलोसिटी, राइट। इस केस में क्या होता है, इसे जैसे ही हम किसी बैटरी या सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी और सोर्स क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इसको मिल जाता है, और वैसे ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल या वोल्टेज इसको अप्लाई हो जाता है। इस केस में ये जो कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स, एक जो एंड है इसका हाई पोटेंशियल पे है पॉजिटिव वाला, और एक क्या है, लो पोटेंशियल पे। इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई टू लो की तरफ। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे, क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी चार्ज पे फोर्स होता है Q इंटू ई। यहाँ Q क्या है, E, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा, E इंटू कैपिटल ई। बट डायरेक्शन क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा बिकॉज ऑफ चार्ज इज नेगेटिव। इस केस में इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लो टू हाई की तरफ, और इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। अब राइट, इस तरह के मोशन को, राइट, इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्टेड मोशन बोलते हैं, या ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। जो वेलोसिटी से मूव करेगा उसको बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। इसमें दूसरा जो पॉइंट है जानने लायक, यहाँ पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। कोई भी आप बल्क ले लो यहाँ से यहाँ तक का, कोई भी एरिया आप ले लो यहाँ से, ये जो बल्क है यहाँ से, और नेट चार्ज अगर निकालोगे तो क्या होगा, वो जीरो होगा। इस केस में भी क्या होगा, नेट चार्ज अगर निकालोगे किसी पर्टिकुलर कोई भी वॉल्यूम ले लो, नेट चार्ज निकालोगे तो वहां क्या होगा, नेट चार्ज यहाँ भी जीरो होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है उसकी जो पोजीशन है वो अगला इधर वाला इलेक्ट्रॉन कवर कर दे रहा है, राइट। वैसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया उसका पोजीशन कोई और कवर कर दे रहा है, इसलिए इस हिसाब से क्या हो रहा है, नेट चार्ज जीरो मेंटेन हो जा रहा है यहाँ पे, राइट। थर्ड जो पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ बल्क में टकरा के फिर अगेन मूव करता है, तो जो दो कोलिजन है, दो सक्सेसिव जो कोलिजन होता है बल्क से इलेक्ट्रॉन का, उसके बीच में जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो होता है रैंडम। बट जो अगर बात करें कि कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोलिक है, वो जाता है कैसे एक लैटिस से दूसरे लैटिस के बीच में, तो वो जो पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पाथ शो करता है। तो यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाता है, राइट, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इस केस में क्या होता है, अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मान लो एक रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है, और रिवर अगर मान लो अगर यहाँ पे स्टिल वाटर है, यहाँ पे मतलब रुका हुआ है, अगर आप यहाँ से ट्रेवल करोगे तो सीधे आप जस्ट अपोजिट एंड पे निकलोगे, अगर स्ट्रेटली मूव किया हो तो, राइट। तो आप यहाँ निकलोगे। जैसे अगर मान लो वेलोसिटी, अगर रिवर का वेलोसिटी क्या है, v है, और आपका यहाँ v डैश है, इस केस में क्या होगा, नेट वेलोसिटी की वजह से आप यहाँ पे मिलोगे, इस एंड से आप यहाँ पे आओगे, तो इतना दूर आपने क्या कर दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, दैट इज ड्रिफ्टेड मोशन, राइट। बट अगर मान लो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मान लो जो अभी हमने कांस्टेंट लिया है, वो सपोज करो कांस्टेंट ना होके ये क्या एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे देयर इज एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, सपोज कर लो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नेट जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करता जाएगा नीचे की तरफ, और इसलिए ये जो है यहाँ पे अगर ये मूव करना शुरू करेगा तो पार्टिकल जो है यहाँ पे जो पर्सन है वो पैराबोलिक पाथ पे यहाँ पे मिलेगा उसको, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आ जाके क्या होगा, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, आपका वेलोसिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो वैसा ही सेम केस क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ दो कोलिजन के बीच में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा था। अब इस केस में क्या होगा, वो जो मोशन करेगा वो क्या होगा, ड्रिफ्टेड मोशन के वजह से उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। इसको मैं बाद में समझाऊंगा एक और ग्राफ से, राइट। अभी तो समझो कि पैराबोलिक पाथ होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन के बीच में जो पाथ होता है उसका। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेट ड्रिफ्ट शो कर रहा है, मतलब नेट डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेट डिस्टेंस कवर कर रहा है इन पर्टिकुलर टाइम। समझो थोड़े से टाइम में, अगर बहुत ही थोड़ा भी टाइम है उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट चार्ज मूव कर रहा है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, करंट डेवलप हो जाता है और इस तरह से करंट क्या होता है, सर्किट में प्रोड्यूस हो जाती है।